चलिए, तो हम कल कहाँ थे? हाँ, अच्छा, न्यूटन का पहला नियम हम समाप्त कर चुके थे। आ जाइए, अपने निर्धारित जगह पे बैठ जाइए। रेलवे में क्या कहता है? ऑल द पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक द रिस्पेक्टेड सीट नॉट ऑन। क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यही चल रहा था। हम आखिरी लाइन जो लिखे थे वो ये लिखे थे कि न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। न्यूटन के बारे में, न्यूटन के नियम कहां प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ, न्यूटन के पहले नियम में तमाम उदाहरण जो परीक्षा में पूछे गए थे वो हमने आपको बता दिए थे। जैसे छड़ी से दरी को पीटने से दरी से धूलकण का बाहर निकलना, पेड़ पौधे पर चढ़ के फल, पत्ती या डाल को जब हिलाते हैं तो पेड़ पौधे से जो फूल, पत्ती या फल गिरते हैं वो न्यूटन के पहले नियम के हिसाब से होता है। क्यों? जड़त्व का नियम, वो स्थिर थे, हिला दोगे तो गिर जाएगा। एक ग्लास के ऊपर कार्ड रखोगे, कार्ड के ऊपर कॉइन सिक्का रखोगे, उसको खींचोगे अचानक तो गिर जाएगा। बस रुकी हुई है, अचानक चल पड़ी तो तुम पीछे की ओर गिर जाओगे। कहां गिरोगे जब बस अचानक चल पड़ेगी? तो अरे भैया, ये सामान्य बात है, इतना दिमाग मत लगाओ। बस रुकी है, आगे बढ़ेगी, तुम पीछे जाओगे। क्यों ऐसा होगा? फिर से सुनो, तुम्हारा पांव कहां है? सरफेस पे, राइट? सरफेस पे है ना। सरफेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? पहिया के। पहिया आगे बढ़ा, सरफेस आगे बढ़ा, तुम्हारी पूरी बॉडी यहां से इस कमर के ऊपर लिंक्ड है, एक नहीं है, यह अलग हिस्सा है। तो जो हिस्सा सरफेस के साथ है वो गति में आ जाएगा, बट इसके ऊपर वाला हिस्सा गति में नहीं आएगा। ये चाहेगा यहीं रहने के लिए और ये जाएगा सरफेस के साथ, तब क्या होगा? ये वहीं रहेगा बट ये आगे जाएगा। इसलिए तुम कहां गिरते हो? पीछे। अब खूब तेजी से गाड़ी चल रही है, तुम्हारा एक हाथ ऊपर ऐसे बांध लिया, पांव सरफेस पे है, खूब तेज चलती हुई गाड़ी अचानक रुकी, इसका मतलब है कि तुम्हारा सरफेस पे पांव है तो पांव तो रुक जाएगा, ये वाला चीज भी ऊपर पकड़ा हुआ है तो ये भी रुक जाएगा, बट ये जो बीच वाला चीज है वो उसी की स्पीड से जाना चाहेगा, तभी तो आगे निकलते हो ऐसे। यही पोर्शन आगे ढकेलता है तुम्हें, यही होता है ना। ये न्यूटन के पहले नियम से। अब आ जाइए न्यूटन का दूसरा नियम। आप समझ गए सब सारी बातें? याद रखिएगा, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपके लिखवाए हैं वो सब परीक्षा में पूछे गए हैं, और सबसे लेटेस्ट 2-3 एग्जामों में। अब जब मैं कह रहा हूं तो अभी एग्जाम्पल लेके भी आया हूं। आपके टियर 3 में जो कैंसिल हो गया पेपर, इसमें एक प्रश्न पूछा गया था। अब आप सोचिएगा कि सर, जो आप प्रश्न करवाते हैं हर चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर में भारत के तमाम राज्यों में छोटे बड़े एग्जामों से जो प्रश्न पूछे गए हैं उस टॉपिक से, क्या वो कारगर है? अभी दिखाऊंगा कितना कारगर है। 2006 में यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया एक प्रश्न हूबहू उतार दिया गया है टियर 3 में। देखना चाहेंगे आप? देखिए, ये प्रश्न देखिए। क्या यह प्रश्न आया था आपके परीक्षा में? यह कब का है जानते हैं? 2006 का है। कल मैं एनालिसिस कर रहा था अचानक, अच्छा मुझे तो याद है सारा प्रश्न किस पेपर में, 1990 से लेकर 2023 तक। अभी आपके पेपर को एनालिसिस कर रहा था, अचानक दिमाग में आ गया कि तो 2006 का है यूपीपीसीएस।
मैंने बोला बच्चों को दिखाना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, सही दिशा में। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। मैं जो पढ़ा रहा हूं और जो करा रहा हूं, थोड़ा एफर्ट आप डालिए। मैं तो कर ही रहा हूं, ईश्वर भी टाल नहीं सकता। साइंस में सब के सब क्वेश्चन सही होंगे, फिजिक्स में खासकर जो मेरा विषय है। ठीक है, समझ गए ना? ये 2006 उठाया है, डाल दिया है। 2 ऑप्शन उसने मिलाया, उपयुक्त में से कोई नहीं, और एक जो आपका ऑप्शन होता है एक से अधिक, यही है ना? पिछले टाइम पे दिखाया भी था कि ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और एज इट इज कोई शब्द चेंज नहीं किया है, ये चेंज किया था। पारावाष्प ऑर्गन वही ऑप्शन है आपके टियरी 3 वाला ही। किसी के पास पेपर है तो ये प्रश्न जाके मिला लेना। ठीक है, चले आगे बढ़े। क्या? पारा ऑर्गन। चलिए जा, कहां गया वो हमने जो लिखा था? हाँ ठीक है, अब हम शुरू करते हैं न्यूटन का दूसरा नियम। आराम से सीखेंगे न्यूटन का दूसरा नियम। हेडिंग डाल लीजिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। क्या देंगे? किसके गति का? चलिए, दूसरा नियम कहता है, अगर बल का परिभाषा मिल गया है आपको पहले नियम से, राइट? बल का परिभाषा मिल गया, मतलब किसी चीज को धक्का देना, पुल और पुश करना, किसी वस्तु को उसके जगह से हटाना या वेग को डिस्टर्ब करना या परिवर्तन कर देना। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कांस्टेंट हो, एक समान हो, तो उस पर बल काम कर रहा है? नहीं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ध्यान रखिएगा उस पर कोई बल काम नहीं कर रहा है, वो अपने जड़त्व में है, इनर्सिया में। जड़त्व समझ रहे हो? 2 टाइप के, एक गति का और एक, अगर वो कांस्टेंट है तो उस पर कोई बल नहीं लगे। ये एनटीपीसी का प्रश्न है। पूछा गया था क्या उसमें प्रश्न में कि यदि कोई वस्तु अपने नियत गति से चालित है तो इस पे निम्न में से कौन सा बल आरोपित हो रहा है? दे दिया भाई, इस पे कोई बल आरोपित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु पर या किसी ऑब्जेक्ट पर, ध्यान से सुनो, पहले समझ लो फिर लिखवाऊंगा। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई बल मतलब फोर्स को F से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई बल आपने लगाया तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो जब बल लगाओगे तो इसमें क्या आएगा? वेलोसिटी भी आएगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगा ना इसमें। तो आरोपित बल उस वस्तु में परिवर्तित संवेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मैंने ये कहा कि ये जो बल इस पे लग रहा है, ये जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोमेंटम या संवेग के परिवर्तन का। क्या होगा? संवेग के परिवर्तन के समानुपाती होगा। ये साइन क्या है? समानुपाती। अब समस्या यह है कि सर संवेग ही नहीं पता क्या है, मुझे संवेग बताइए पहले। अब थोड़ा सा धीरज रखिएगा, आपको मालूम चलेगा संवेग क्या है। तो भैया सबसे पहले ये पॉइंट देखना है, संवेग सीख लीजिए एक लाइन में। संवेग है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट गुना। मतलब अगर हम उस वस्तु के मास को v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? संवेग। और इसको हम
पी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? पी से। अब समझ में आया कि अगर कोई बल किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो इसमें, इस ऑब्जेक्ट पर, इसके मोमेंटम में, इसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट में जो परिवर्तन हो रहा है वो उसके इक्वल होगा। बस इतना ही कह रहा है। फोर्स मोमेंटम के परिवर्तन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप बल लगाओगे तो उस वस्तु पर, उस ऑब्जेक्ट पर उसके मास और वेलोसिटी का जो गुना होगा उस बल के बराबर होगा। मतलब किसी चीज को कितना जोर से मारोगे कि कितना चोट करेगा, यही कहने का मतलब है। मेरे में जितना वजन होगा मैं उतना ही तेजी से किसी को धक्का मार सकता हूं। मास होगा, मास पे डिपेंड करता है ना मेरी वेलोसिटी। एक पत्थर से एक शीशा को फोड़ेंगे, देखो एक प्रश्न भी बोल दिया, मेरे मुंह से ये प्रश्न निकल रहा है। एक कांच के शीशा को पत्थर से मारेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन जब गोली से मारेंगे तो वो छेद हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया है। किस नियम के आधार पे ऐसा होता है कि किसी पत्थर से कांच को मारोगे तो वो फूट जाएगा, गोली से मारोगे तो छेद हो जाएगा? क्योंकि पत्थर का जो मास है और जो एरिया है वो ज्यादा है, इसलिए फूट जाएगा, और गोली का जो वेग है बहुत तीव्र है और उसका मास कम है, इसलिए वो छेद कर सकता है। न्यूटन का पहला नियम है ये। चोट का, इसमें क्या कर रहा है? गति का बिना जहां लगा वहां से शीशा निकाल दिया। हाँ, वही काम हुआ। ग्लास के ऊपर कार्ड रखे, कार्ड के ऊपर सिक्का रखे, अचानक से खींच दिया, सिक्का नीचे ग्लास में गिर जाता है। मैंने कल बताया भी था एक कॉपी लेकर किसी बच्ची का, वही काम होगा। अब यहां आप लोग क्या सीखना है कि अगर किसी वस्तु पे बल लगा तो भाई जो मोमेंटम में, जो संवेग में चेंज होगा वही उसका न्यूटन का सेकंड लॉ कहलाएगा। इंग्लिश में अगर परिभाषा बोले इसको तो बोलेंगे द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to the rate of change in momentum with respect to time. फिर से सुनिए, the force applied on an object, the force applied on an object is directly proportional to the rate of change in momentum with respect to टाइम। रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं भी बोलेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। हिंदी में कैसे बोलेंगे? किसी वस्तु पे आरोपित बल उस वस्तु में परिवर्तित संवेग के समानुपाती होता है। समझ में आई बात? इसको हम आपको लिख के दिखाएंगे। पहले तो अब इस परिभाषा को लिख लीजिए। परिभाषा मैं बोल देता हूं या लिख दूं? लिखिए। हिंदी वाले पहले लिख लीजिए, अंग्रेजी वाले को बाद में लिखवाएंगे। हाँ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में लिखिएगा। क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? उसे लिखिएगा। बोले, किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन, उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर का समानुपाती होता है। दर के समानुपाती होता है। दर के समानुपाती होता है। दर के समानुपाती। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, द फोर्स अप्लाइड on an object, the force applied on an object is directly proportional to the rate of change in momentum, with respect to time. Directly proportional
द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दूसरा, समझ गए बात? समझ गए आप लोग? हमने क्या कहा कि जो वस्तु पे F लगेगा वो क्या होगा? वो होगा संवेग में परिवर्तन। यही तो बोला, संवेग, सॉरी ये था साइन किसका? संवेग में परिवर्तन। और नीचे क्या था बताइए, क्या है? ये समानुपाती का साइन है, जिसे इंग्लिश में समानुपाती का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो उसी रेशियो में, उसी अनुपात में ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, मतलब लगभग लगभग इक्वल, किंतु उनका एक रेशियो में संबंध चलता है, अनुपात में संबंध चलता है। जैसे मैं 16 हूं, आप 4 हैं, अगर मैं 4 बढ़ गया तो आप भी 4 बढ़ेंगे, बट मेरे बराबर नहीं होंगे आप। मेरा रेशियो है 16:4 का, तो मैं 20 हूंगा तो आप 8 होंगे। तो मेरे में जो रेशियो की इक्विलिटी है वो सेम है, बट हमारे में अनुपात का जो डिफरेंस है वो रहेगा। ठीक है, तो फोर्स और संवेग में इसका मतलब होता है समानुपाती। ये एक चिन्ह है, बस इतना ध्यान रखिए कि ये और ये इक्वलिटी में चल रहे हैं, ये बढ़ेगा तो उसी रेशियो में ये बढ़ेगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों बराबर हैं, बराबर हो जाएंगे बाद में जब हम इस पे कुछ लगाएंगे, अभी थोड़ा सा सीख लीजिए। संवेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष में? किसके? टाइम। ठीक है, अब जो संवेग में परिवर्तन है, संवेग किसको बोलते हैं बताइए? P बोलते हैं क्या? P, तो P/T लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए परिवर्तन है संवेग में, तो जब भी परिवर्तन है उसको D लिख देते हैं। परिवर्तन को किससे सूचित किया जाता है? तो dP/dt हो गया। क्या इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो मेरे बच्चों, या ऐसे लिख सकते हैं dP को? बदलाव है, ये चेंज है, तो कह रहा है कि संवेग में बल का परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं mv माइनस m कुछ भी लिख दे, u लिख दे, आखिरी में से पहले को, अच्छा v1 v2 लिख दे, चलिए v2 v1 लिख देते हैं, राइट। ये दोनों मतलब मोमेंटम है, आखिरी मोमेंटम ये था, मतलब किसी में अंतर जब भी निकाला जाता है ना तो आखिरी में से पहले को घटाया जाता है। जैसे आपके पास, जैसे अभी मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा हूं, थोड़ी देर बाद आप ये इनमें से ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है, तो बोला जाएगा कि अंतर क्या है? तो इनमें से मेरे में घटाओगे ना, डिफरेंस देखोगे, तो मैं चेंज बता रहा हूं, mv और mv लिख सकता हूं। मोमेंटम का चेंजिंग समझ, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, इसको t लिख सकता हूं, इस m और m में से m बाहर लिख सकता हूं, बोलिए लिख सकते हैं। और ये जो है, ये वाला, ये टोटल फॉर्मूला होता है एक, आपको याद हो तो, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का क्या है डेफिनेशन याद है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज ही तो है ये, द रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के रेट में चेंजिंग हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो ये पूरा किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का। तो हम लिख सकते हैं, अब यहां से डायरेक्ट देखिए, F बराबर m और पूरे के जगह पे a लिख सकते हैं क्या? बोलिए। तो न्यूटन के दूसरे नियम से न्यूटन का सूत्र प्राप्त किया जाता है,
अगर परीक्षा में पूछा जाए कि न्यूटन के दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है, तो यही, तो आप यहां एक पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या मिलता है हमें? फोर्स का फॉर्मूला, अंग्रेजी में लिख लीजिए, फोर्स का फॉर्मूला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है, F बराबर m ए, और यही सूत्र किसका होता है? यही फॉर्मूला बल का होता है। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? घटे हुए मन से मत बोलिए, घटे हुए मन से नहीं बोलना है, आपको ईमानदारी से बोलना है। क्या ये बात समझ में आई आपको? हाँ, डेफिनीशन याद रखिएगा, मेरी लिखी गई हर एक बात परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा मैं जो जो बात बोल रहा हूं। F बराबर ए में समझ में आया सबको? सबको नहीं, नहीं आया? एक आदमी कह रहा है नहीं आया। सुन लो बच्चे, हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूं। इससे क्या सीख मिलता है पता है? इससे सीख ये मिलता है, ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है बता रहा है कि आपको चोट ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी, बस इतना ही बताना चाहता है। तो कैसे पता चलेगा? आप किसी ऑब्जेक्ट पे बल लगाओगे तो इसमें जो मास होगा और इस बल के वजह से जो वेलोसिटी इसमें क्रिएट होगी, तो इन दोनों का जो गुना होगा उतना ही ये बल लगेगा। मास और वेलोसिटी जब दोनों को गुना कर दोगे वही ये बल है। तो यही कह रहा है कि ये जो F है वो डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल होगा m इंटू वी के, मतलब इसमें परिवर्तन के में परिवर्तन। तो जो चेंज होगा ना जी। अभी एक गोली है, बंदूक की गोली देखना, इतनी छोटी सी है ना, लेकिन लगते ही प्राण ले सकती है। इसका मतलब क्या है जानते हो? वेलोसिटी, उसमें परिवर्तन दे देता है, वो ठक से मारता है, वो इतना डेंसिटी से जाता है कि लगते ही चिथड़ा उड़ा देगा, क्योंकि वेग उसमें तेजी से हो जाता है। और इतना तेजी से वेग होता है कि उस वेग के वजह से उसका मोमेंटम इतना हाई हो जाता है कि वो एक बेहतर डेंसिटी लेके जाके आपसे टकराता है। तो टकराया और इतना तेजी से वो निकलता है कि देखिए, गोली का जो आकृति है उसकी स्पीड तो सेकेंड लॉ से होता है, लेकिन बंदूक का छूटना तीसरे नियम का उदाहरण है। तो जब हम तीसरे नियम पे आएंगे तो बताएंगे। अभी फिलहाल समझ गए आप कि इसके मोमेंटम में चेंज होता है, बस द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यही होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बस इतना याद रखिएगा कि सेकेंड लॉ का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्या होता है? ma। अब थोड़ा सा बल के बारे में पढ़ लेते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछूं कि F का SI यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? यहीं से देखिए, मास, इसको क्या बोलेंगे? केजी बोलेंगे ना, मास है तो। बोलिए मास है तो क्या बोलेंगे? ए के लिए क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होता है, यही होता है ना। तो SI यूनिट क्या हुआ F का? याद रखिएगा इसको, एक बार परीक्षा में नहीं कई बार पूछा है। 1 न्यूटन बराबर कितना? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन के बराबर। न्यूटन का ये इंडिकेशन है। अगर इतना के बराबर न्यूटन भी लिख दिया जाए, सिर्फ न्यूटन, सिर्फ n, तो एक ही बात है, क्योंकि बल को n से भी सूचित किया जाता है। न्यूटन का मतलब फोर्स का SI यूनिट। फोर्स का SI यूनिट क्या है? न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी क्यों आया? क्योंकि m है। मीटर पर सेकेंड क्यों आया? क्योंकि a का SI यूनिट है। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा,
एक परीक्षा में पूछा गया था कि सीजीएस में, सीजीएस एसआई यूनिट के 3 पद्धतियां, सिस्टम मैंने बताए थे। एक बताए थे सीजीएस, एक बताए थे एमकेएस, और एक बताए थे पाउंड वाला। तो देखिए सीजीएस में एफ का मात्रक क्या होगा? सीजीएस में क्या होगा बताइए? केजी को क्या लिखेंगे हम? ग्राम। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो केजी है तो केजी को क्या लिखेंगे जी? ग्राम। और मीटर को क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर, यही तो लिखेंगे। और सेकंड स्क्वायर तो सेकंड तो सेकंड ही लिखते हैं सीजीएस में भी। तो क्या लिखेंगे? जीसीएम स्क्वायर। ये क्या है सीजीएस में? किस पद्धति में? और इसी को कहते हैं डाइन। क्या कहते हैं? डाइन। सीजीएस पद्धति में जब हम न्यूटन को इंडिकेट करते हैं उसको बोलते हैं डाइन। और ध्यान से सुनिए, एक डाइन बराबर कितना? एक न्यूटन बराबर कितना? 10 का पावर 5 डाइन। ये सब परीक्षा में डाइन, वो डाइन नहीं जो डाइन समझते हैं भारत के, हमारे उत्तर बिहार में, बिहार और मतलब यूपी तमाम जगहों पे डाइन चलता है। अरे तो बहुत बड़का डाइन है। हाँ, चुड़ैल। अच्छा, ये भूत पिशाच का नाम महिलाओं के ऊपर क्यों है? मतलब चुड़ैल। अब चुड़ैल कौन बनता है? पुरुष तो नहीं बनता है, मतलब वैसे लोग बोलते हैं। पिचास। झिझिया जानते हो? झिझिया क्या है? झिझिया क्या है? बिहार का लोक नृत्य झिझिया। उसमें झिझिया में क्या होता है? मटके लेके वो, उसको शब्द सुने हो कि बरहम बाबा, ऐसे तो नहीं सुने, मैं सुना भी नहीं सकता। तो वो एक तर्ज होता है, महिलाएं गाती हैं और बड़ी शानदार होता है। उसमें बरहम बाबा जो है वो पुरुष का इंडिकेशन है। लेकिन ध्यान रखिए, नाम बरहम बाबा का लिया जा रहा है और करती स्त्रियां हैं। बहरहाल ये अलग मैटर है, तो कभी बात करेंगे। समझ में आया इतना? फोर्स के बारे में एसआई यूनिट याद रखिएगा। एफ का, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही क्या होता है? न्यूटन। और जब सीजीएस में देखेंगे तो क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाइन बोलते हैं इसको। और 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर। क्लियर है? अच्छा, आपसे पूछा जाए कि ये राशि या क्वांटिटी कौन सा है? राशि पहले क्लास जो लिए होंगे, वेक्टर मैंने पढ़ाया था, तो कौन सा राशि है ये? हाँ, ये है वेक्टर। क्या है? वेक्टर, या इसको हिंदी में बोलते हैं ये सदिश है। कौन सी राशि है ये? सदिश राशि। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। क्योंकि बल जब भी लगेगा किसी ना किसी दिशा में लगेगा। हाँ, नहीं, प्रेशर किसी डायरेक्शन में नहीं लगता, प्रेशर होता है। आपके आसपास प्रेशर है, आपको मालूम है, तभी आप ब्लड सही चल पा रहा है। अगर यहां प्रेशर लो हो जाता तो आपका नस फट जाता, हमारा नस फट जाता। क्योंकि हम बल लगा रही हैं, प्रेशर नहीं लगा रही हैं, फोर्स लगा रही हैं। जैसे आप किसी चीज को दबाया, क्या कर रही हैं आप? आपके फोर्स से प्रेशर जनरेट हो रहा है। फोर्स लगा रही है डायरेक्शन में, प्रेशर है। ठीक है? ऊपर जब जाते हैं तो इंक बाहर निकल जाता है। क्यों जानते हैं? प्रेशर किसी दिशा में नहीं है। प्रेशर है, प्रेशर का कोई दिशा नहीं है। हमारे ब्लड प्रेशर, कहते हैं ना हमारा ब्लड प्रेशर,
वो ब्लड हमारे अंदर जो है ना, वो बाहर के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे बहुत अधिक है। बाहर के जो एटमॉस्फेरिक मतलब कम होता तो हम नाक से खून आ जाता। जब हम आसमान पे चढ़ते हैं तभी तो नाक से खून आ जाता है, क्योंकि बाहर का जो प्रेशर में डिफरेंस पाया जाता है। तो प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसका कोई दिशा नहीं है। किस डायरेक्शन में आप बल लगाइएगा, तो आप बल लगा रही हैं, जैसे आपने बोला कि स्पंज पे हम बल लगाएंगे तो प्रेशर हो रहा है, तो आप बल लगा रही हैं, फोर्स लगा रही हैं। तब प्रेशर में कोई एरिया में, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी क्या है? नहीं, विद्युत धारा ये क्या है? अदिश है, करंट है, इसका कोई दिशा नहीं है। लेकिन जब मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका दिशा है। कैसे? जैसे कभी कभी खेत में या कभी गांव के वैसे चौड़ इलाके में देखे हैं आपने, होता क्या मोटा मोटा तार जाता है, और मोटा मोटा तार के नीचे जब आप रहिएगा तो आपको आवाज सुनाई देगी, और वो साउंड किसी और चीज का नहीं है, वो फील्ड का, वो इतने हाई डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं कि उसका आवाज आपके कानों तक जाता है। अब सुनिए, सुन लीजिए जो मैं बात बताना चाह रहा हूं। फील्ड क्यों है? बताया जाता है कि इससे ऊपर मत जाइए वरना खतरा है। तार यहां है और यहां भी जाइएगा तो खींच लेगा आपको, क्योंकि वो उसने दिशा तय रखा है। मधुमक्खी के आसपास वो बनबनाती रहती हैं, आप उसके जो उन्होंने अपना झुंड बना रखा है वहां जाइएगा तब वो नहीं काटेगी, आसपास जाइएगा तभी काट लेगी, क्योंकि उनका एरिया है वो। उसी तरह इलेक्ट्रॉन जब हाई डेंसिटी से जाते हैं तो वो आवाज करते हैं, और उन्हीं आवाज के वजह से वो एक लेयर बना लेते हैं आसपास। इतना दूर है, जब जाइएगा तो आपका रोंगटा ऊपर खींचने लगेगा वो। कभी ऐसा हुआ है आपको? नहीं हुआ है? कभी फील करिएगा। आवाज सुने ना? हाँ। तब मृत्यु से अपना घबराते काहे हैं भाई आप? दुनिया में और कुछ सत्य है ना है, ये सत्य है। श्री रामचरितमानस में एक लाइन लिखा गया है, सुनेंगे आप? तुलसी ने कहा है कि जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश विधि हाथ। 6 चीज मनुष्य के वश में नहीं है। जीवन, मरण, लाभ, हानि, यश, अपयश। किसको कब जन्म लेना है किसी को नहीं पता, मानव के वश में है ही नहीं। लाख कोशिश कर लेता है, किसी किसी का बच्चा नहीं होता। मतलब किसको जमीन पे आना है ये मनुष्य के वश में नहीं है। किसको कब मरना है ये तो सब जानते हैं कि किसी के वश में नहीं। किसको कितना लाभ होगा ये भी किसी को मालूम नहीं। अगर ये मालूम होगा तो सब खेलते हंसी हंसी। किसी को मालूम ही नहीं है कि उसको कितना नुकसान होने वाला है, ये आपके वश में नहीं है। आप लाख दिमागी बन जाइए, लाख कारोबारी बन जाइए, आपके वश में नहीं है कि आपसे कितना लाभ कमाएंगे, किसी चीज से कितना हानि होगा। कब आपका नाम अचानक रातों रात खिल जाएगा और कब आप बदनाम हो जाएंगे ये भी आपके वश में नहीं। तो 6 चीज, जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश विधि हाथ। बाकी सब सृष्टि के हाथ में है, सब कुछ कर सकता है, आप कर सकते हैं। आप यू कैन एबल टू डू एवरीथिंग व्हाट इज एग्जिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। तो अब आ जाइए इधर। इधर अच्छा हंस काहे रही हैं महिलाएं? खुशनुमा माहौल है। चलिए आज हम फ्रिक्शन खत्म करा के ही भेजेंगे, जाने नहीं देंगे आपको। आगे बढ़े। चलिए, तो ये हमने बल पढ़ा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या देखा जाता है कि चोट कम या ज्यादा, इससे क्या सीख मिलती है? इसमें क्या, इसका इस बल से क्या मिलता है? चोट का कम या ज्यादा लगना। यही पूरे 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 इस लॉ में, इस मोशन में, सेकंड में यही बताया जाता है कि चोट कम लगेगा या ज्यादा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए।
एग्जाम्पल यही यही परीक्षा में पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि सरफेस पे ज्यादा, मतलब वैसे सरफेस पे ज्यादा चोट लगता है गद्दे के वनिस्पत। गद्दा पे आप सोएंगे, सरफेस पे सोएंगे, या गद्दे पे जंप लगा के कूदेंगे, या सरफेस पे कूदेंगे, कहां चोट लगेगा? सरफेस पे। ये किसका उदाहरण होगा? क्योंकि ये तय करता है कि आपको चोट कितना लगेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए गद्दे के क्या बोले तुलना में की तुलना में सरफेस पर फर्श, ठीक है ठीक है ठीक है, फर्श पर चोट अधिक लगती है। दूसरा एग्जांपल सेट देखिए, ये पूछा भी गया है, लंब कूद या हाई कूद, मतलब जो ऊंची कूद होती है और एक जो लंबी कूद होती है, जब भी ये कूद होती है तो जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप तेजी से आइएगा, और जिसको जितना, अब जैसे कभी कभी सोचते हैं आप लोग, अभी ऐसा सोचा है कि एक चींटी को छत पर से ले जाइए, 5 तल्ला पर से गिरा दीजिए, सुनती भी यहां अच्छा गिरा देंगे तो अरे कुछ नहीं होगा भाई, वो चुपचाप गिर जाएगी, उसको चलेगी उसको। क्यों? क्यों? ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखिए, उसमें मास और वेलोसिटी क्या ही बदल सकता है। और हम गिरेंगे तो जिस पे गिरेंगे वो जाएगा अंदर, मतलब हम ठीक ठाक लेके आते हैं ना। अच्छा, हम अपने कंपेयर में, हम तो अपने हिसाब से डील करते हैं ना, हमारे भी औकात तब पता चलती जब हम डायनासोर के जमाने में होते, तो पता चलता अच्छा। तो ऐसे अब ये देखिए, लंबी कूद या ऊंची कूद के लिए जमीन खोदकर हल्की कर दी जाती है, जिससे चोट कम लगती है। तो चोट कम लगती है। अच्छा, अगर कील को गहराई में धंसाना है तो क्या दिमाग लगाइएगा आप? हथौड़े का इस्तेमाल करिएगा। ये कौन सिखाता है आपको? अच्छा, ये तो ठीक है, अब तो दिमाग लोग लगा ही लिए हैं, बताया आदमी था यही न्यूटनवा ना, तो पहले तो अपने हिसाब से डील कर रहे थे, बाद में पता चला कि क्या क्या इस्तेमाल करेंगे तो कम बल लगेगा, स्मार्टली काम होगा, यही सब इससे सीखते हैं। तो चोट, इसमें ज्यादा चोट किससे डालिएगा? अगर किसी कील को गहराई में धंसाना है या गाड़ना है तो हथौड़े का यूज करते हैं। बात समझना है, इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा, कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है जिसका हिंदी जानना है आपको। जब भी ऐसा टर्म आता है मेरे मुंह से अपने आप अंग्रेजी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये गहराई है, एक डेप्थ में किसी किल को आपको गाड़ना है तो हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये वाली लाइन तो बता ही दिए हैं कि अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रहा है, इसका क्या मतलब है? उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा। चलिए तीसरा नियम चले। इस नियम से क्या मिलता है? कम का या ज्यादा का लगना किस नियम से पता चलता है? सेकेंड लॉ से। अच्छा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से सूत्र पता चलता है। पहला परिभाषा और दूसरा सूत्र। भूल के भी दूसरे से परिभाषा मत लिख दीजिएगा, याद रखिए इस बात को, मैं क्या बता रहा हूं। अभी आपको इसलिए याद रहेगा क्योंकि परीक्षा, मुझे बहुत अनुभव है परीक्षा देने का, मतलब ठीक ठाक अनुभव है। एक एक दिन में 9-9 घंटे हमने पेपर दिए हैं, तो ध्यान रखिए अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके।
तो मुझे परीक्षा में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। अच्छा एक और बात, परीक्षा में जैसे अभी अभ्यास करिए, यहां भी टेस्ट सीरीज शायद शुरू होने वाला है या कहीं और भी, जहां भी आप देते हैं, बच्चे जाते भी हैं जहां तहां टेस्ट देने, तो ध्यान रखिएगा गलती को रोज सुधारिए। ये मत समझिए कि ये टेस्ट दे रहे हैं तो गलती इधर उधर का थोड़ा सा, आप अपने मन में ये पूरा मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं। नहीं तो मेरा अनुभव है, एकदम आत्मिक अनुभव, कि जो गलती आप यहां करिएगा अभ्यास में, टेस्ट सीरीज में, वो गलती आपको टेस्ट में होगा, फाइनल एग्जाम में होगा। और इसे कोई नहीं टाल सकता, ईश्वर भी नहीं। आपको लगता जरूर है कि नहीं नहीं ये तो टेस्ट है, इससे काम चला लेंगे, थोड़ा सा ठीक से नहीं भी रंगेंगे तो काम चल जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर कर लिए तो नहीं भैया, इसमें फिर भी टाइम पता चलता है, उसमें इतना प्रेशर होता है कि कुछ भी पता नहीं चलता। आती हुई चीज भूल जाइएगा, इसलिए पूरे अपने आप को दुरुस्त रखना है अभी से, और जो अभी बेहतर काम करेगा वो परीक्षा के फाइनल एग्जाम में बैठ के सही परफॉर्मेंस करेगा। तो 1 इंच भी गलती नहीं, रोज का परीक्षा वही सोच कर दीजिए कि आप परीक्षा हॉल में हैं। लग रहा है कि ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसी गलतियां हुई हैं मेरे से, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए तीसरा नियम, न्यूटन के तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, चलिए क्या होता है, प्रत्येक क्रिया का, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, बराबर और विपरीत, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, प्रत्येक क्रिया के बराबर, मतलब आप किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो आप जितना बल लगाएंगे उतना वो लगाएगा। थोड़ा सा इसको आगे सीख लेंगे तो मैं और बताऊंगा आपको। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ईच एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक एग्जांपल समझिए, जब भी हम बल पढ़ते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं फोर्स, तो जैसे आप बैठी हैं इस पे, तो आप जितना बल लगा के आप लोग बैठे हैं बेंच पे, बेंच उतना ही बल आपको लेके लगा रहा है आपके ऊपर, तभी तो बैलेंस है आप, तभी बैलेंस है ना। अगर आपका वजन सह नहीं सकता तो ये गिर जाते, आप जमीन पे चले जाते। मतलब कि बेंच उतना ही बल लगा रहा है जितना आप लगा रहे हैं। ठीक है, यही है इक्वल। अभी थोड़ा सा एक और पॉइंट लिखिए इसमें, इसकी खास बात जानते हैं क्या है, कभी भी यह जोड़े में लगता है, पेयर में लगता है। क्या लिखेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो तृतीय नियम है, तीसरा नियम है, हमेशा जोड़े में लगता है। जोड़े में लगता है मतलब ये जो बल अप्लाई होता है ना, ये पेयर में अप्लाई होता है। पेयर में कैसे, दो वस्तुओं पे ही अप्लाई होगा। अच्छा, दोनों वस्तु पे अलग अलग बल लगेगा, एक वाला बल नहीं। दो वस्तु होंगे और दोनों पे अलग अलग बल लगेगा। दो वस्तुओं पर अलग अलग बल लगता है। एक तो पेयर में लगेगा और दो वस्तु पे अलग अलग, मैं समझा रहा हूं अभी, भाषा समझ लीजिए। दो वस्तुओं पर अलग अलग बल लगता है।
जैसे अब समझिए थोड़ा सा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये इस पे आके बल लगाया, राइट, ऐसे, तो ये वाला इस पे लगाएगा और ये वाला इस पे लगाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये पेयर में लगा ना, पेयर में, ये अकेला नहीं होता। न्यूटन का तीसरा नियम बताता है कि बल जब भी लगेगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो वो पेयर में होता है, जोड़े में लगता है। तीसरा नियम का खास बात है कि जब भी बल लगा पेयर में लगा, पहली बात। और दूसरा, जो बल लगेगा वो अलग अलग वस्तुओं पे लगेगा। ये जब लगाएगा तो इस पे लगाएगा और ये जो लगाएगा वो बल इस पे लगेगा, तो दोनों अलग अलग वस्तुओं पे लगा कि नहीं लगा? बोलिए, समझ में आ रही है बातें? ठीक है, तो ये है इसकी खास बात। और इसका जो एग्जाम्पल है जो परीक्षा में पूछा गया है, 2-4 एग्जाम्पल, जैसे कभी भी आप नदी में तैरेंगे, स्विमिंग करेंगे, तो दरिया में तैरेंगे, नदी में स्विमिंग करेंगे, कहीं भी आप तैरते हैं तो पानी को क्या करते हैं? पीछे ढकेलते हैं, तब आप आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं आप? पानी को पीछे ढकेला, तब आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आप जंप लगाए तो जमीन को पीछे ढकेल रहे हैं, तो जमीन आपको भी ढकेल रही है, तभी तो आप जंप लगा रहे हैं। जैसे मुझे कूदना है तो मैंने क्या किया? पहले अपने पांव से पीछे जमीन को ढकेला, फिर मैं आगे पोजीशन लेता हूं। नाव से उतरते वक्त कभी भी यात्री जब भी उतरता है, नाव को पीछे ढकेल के उतरता है। यह दिख जाता है, जमीन वाला नहीं दिखता। आप जमीन को ढकेल रहे हो, किंतु जमीन हल्की तो है नहीं कि आपके पांव के ढकेल से वो जाके पीछे धंस जाएगी। हां, होता है जब बालू में आप रहेंगे, तो जब आप कूदेंगे तो यही कूद नहीं सकते ज्यादा। ठीक वही कंडीशन है जैसे नाव पे होता है। नाव पानी में है, नाव से उतर रहे हैं, जैसे ही कूदेंगे नाव पीछे भागेगी और आप आगे। इसका मतलब है कि नाव और आपके पांव के बीच में दोनों ने अलग अलग बल लगाया। आपने नाव पे लगाया, नाव ने आप पे लगाया। किसी को मारा थप्पड़ तो ध्यान रखिएगा, न्यूट्रलाइज बोला कि मार दिया ना भाई। और मान लीजिए कि किसी ने चाकू लगा दिया, अब का तो भाई चाकू लगाया तो उस आपका जो स्किन है, आपका मांसपेशी है, फटने पे भी उतना ही बल लगाया है, ऐसा है। बट उसे आसानी से फाड़ सकता है वो, क्योंकि फिजिक्स लग गया इसमें। जैसे हथौड़े से कील को ठोकिएगा तो ज्यादा, तो ये एक तरीका है ना। अब चाकू लग गया तो चाकू जब भी मरवाना है लीवर में मरवा लीजिएगा, मार लीवर में, क्योंकि लीवर डैमेज नहीं होता, वो ठीक हो जाएगा अपने आप। मेरे कहने का मतलब इसे याद रखिए आप। हाँ, वो अपने आप ठीक कर लेता है। बॉडी में हमारा ये एक अरेंजमेंट है। मेरी बात समझ गए आप? कि आप जितना बल लगाएंगे उतना ही वो प्रतिक्रिया देगा। तो एग्जाम्पल जल्दी जल्दी लिख लें। क्या क्या एग्जाम्पल है इसका? एग्जाम के हिसाब से एग्जाम्पल है। एक तो बंदूक से छूटी हुई ठीक है। जब भी गोली आगे छोड़ोगे पीछे झटका देगा। भैया पीछे देता है, मैंने किया है, मतलब मैंने वो देखा है एक बार ट्राई करके। लाइसेंस कई लोग रखते हैं उसी तरह से, तो आप ट्राई करिए कभी, या देखिए फिल्म पे या कहीं भी, तो वो पीछे ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि पीछे की। मैंने यही तो लिखा है, बंदूक से छूटी हुई गोली आगे जाती है किंतु बंदूक पीछे की ओर झटका देता है। हाँ बिल्कुल कोई भी बंदूक आप पीछे झटका देगा, कोई भी बंदूक, मतलब ठीक है। अच्छा, नाव वाला लिख लीजिए। एक परीक्षा में पूछा गया था कि रॉकेट का उड़ना किस नियम के तहत है? तो संवेग संरक्षण है, बट वो किस नियम के तहत?
तीसरा, क्योंकि वो आगे तभी जाएगा जब उसके धुआं से, हाँ वो उसी, हाँ ठीक है। तो पहले तो वो लिख लीजिए, नाव, नाव से कूदते हुए व्यक्ति पांव से लगा बल, बल के कारण नाव का पीछे हटना। ये सब एक लाइन में परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और पूछे जा चुके हैं। ये एग्जाम्पल ऐसे ही देके पूछ देता है कि किस नियम से है, बहुत आसान है। तो भाई इतना हंस क्यों रहे हैं, मुझे बता दीजिए कारण, मतलब क्या बात है? ऐसा तो नहीं है कि मैं इस भाषा में बात कर रहा हूं जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। अब देखिए, इनको दिक्कत है कि इसको जरूरत क्या है चिड़िया मारने का, कोई मार लिया मतलब अब शिकारी। हाँ, एक शेर है, मतलब कई तरह के लड़के पाए जाते हैं। वो मेरा एक मित्र है, साहू करके नाम है, उसने एक बड़ा बढ़िया शेर लिखा। उसने कहा कि हम दरिया, हम पत्थर पे दरिया फेंका करते थे, पत्थर पे दरिया, दरिया में पत्थर नहीं, ध्यान से सुनो, उल्टा काम। ऐसे ही तो बोल रहा है कि मैं जो भी, हम जो भी करते थे उल्टा सीधा करते थे, हम जो भी करते थे उल्टा सीधा करते थे, हम पत्थर पे दरिया फेंका करते थे, हम पत्थर पे दरिया फेंका करते थे। और फिर कह रहा है कि अच्छा हुआ कि वो लड़का, कि वो लड़की अब नहीं रही, सब उसका ही रास्ता रोका करते थे। अभी ताली नहीं बजाना है, आखिरी पे बजाना है। सब उसका ही रास्ता रोका करते थे, जाओ कोई तारा वारा नहीं होता, हम ही छत से जुगनू फेंका करते थे। अब बजा सकते, नहीं आया समझ में? सब लोग अपने अपने शौक को पाल के रखते हैं, कोई चिड़िया मारता है कोई चलिए, मिसाइल का छूट, रॉकेट का छूटना लिख लीजिए। रॉकेट, रॉकेट का उड़ना, ठीक हो गया। आगे बढ़ें, अब लिखेंगे बल के, फोर्स के, टाइप ऑफ फोर्स। रॉकेट का उड़ना, ये तीसरे नियम के हिसाब से, टाइप ऑफ, अच्छा दो ही तरह के फोर्स होते हैं, मतलब जेन्युइन, वैसे फोर्स कई तरह के होते हैं, चार बार नहीं। वीक फोर्स, जो पानी में फोर्स लगता है वीक फोर्स है, हटा सकते हो। फ्रिक्शन है वो वीक फोर्स है, कमजोर बल जिसे बोलते हैं, छिन्न बल बोलते हैं। बैलेंस बल होता है एक, मतलब हर एक तरह से बल होते हैं। तो बल का कोई सीमित नहीं, बट बल को दो हिस्सों में बांट के पढ़ा जाता है। एक बोलते हैं बैलेंस फोर्स, और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं संतुलित बल, संतुलित बल, इसको बोलते हैं असंतुलित बल। असंतुलित बल क्यों बता रहा हूं? हमारा जो चलने का ट्रैक है वो बिल्कुल वहीं पहुंचाएगा जहां आज हमें खत्म करना है। तो ये बल जो हम बता रहे हैं इसको समझिए। संतुलित बल का मतलब होता है कि भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे कोई बल लगेगा, मान लीजिए कि 50 न्यूटन का बल लग रहा है इधर, ठीक है, लग रहा है, और कोई इधर से फिर 50 न्यूटन का बल लगा दिया, तो ये बल क्या हो जाएगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। तो इसमें दो चीजें दिखी आपको, एक तो इसमें जो बल लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है,
इसमें जो बल आरोपित होता है वो विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, अब विपरीत है ना है भाई, तभी तो बैलेंस होगा। बैलेंस करना है ना, तो विपरीत होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, विपरीत डायरेक्शन में लगाए गए फोर्स के बीच जो एंगल होता है, एंगल वो 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कैसे? जैसे इसको ठीक से देखिए, इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लीजिए। कभी भी फिजिक्स में किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसमें रस्सी में जो बल लगता है उसको टेंशन फोर्स बोलते हैं, तनाव बल। ठीक है, तो वो बाद में बात करेंगे जब हम आगे मैकेनिक्स में जो आगे पढ़ेंगे पुली उली तब। अभी देखिए, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। अब ये बल किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। और एक बल किधर लग रहा है? इधर। तो इसके बीच में एंगल कितना बना? 180 डिग्री। तो संतुलित बल में फोर्स इक्वल होता है और अपोजिट होता है। इतना लिख लेंगे आप। लिखिए, संतुलित बल में बल बराबर और विपरीत दिशा में लगता है। संतुलित बल में, मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा, संतुलित बल में बल बराबर और विपरीत दिशा में लगता है। फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स अप्लाइड on an object equal and opposite direction. Force applied on an object is equal and opposite direction. एंगल तो समझ गए, जब अपोजिट होगा तो कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब है असंतुलित। क्या है? असंतुलित। असंतुलित में क्या होता है कि बल आरोपित होता है बट बराबर नहीं, दिशा वही होगा, विपरीत। कैसे पता चलेगा कि यह असंतुलित है? तो इधर लगा दो 100 न्यूटन का बल और इधर से 50 न्यूटन का बल एक ऑब्जेक्ट पे, तो बल ये फाइनली किधर जाएगा? 50 न्यूटन के बल से इधर जाएगा, क्योंकि 50 तो न्यूट्रलाइज कर दिया। तो क्या ये संतुलित है? नहीं, असंतुलित है। क्या सीखे आप? आप ये सीखे कि एंगल तो 180 डिग्री है क्योंकि दिशा अपोजिट है। दोनों फोर्स का जो दिशा है वो अपोजिट है, तो एंगल कितने डिग्री? 180 डिग्री। आप इतना बात समझ पा रहे हैं कि कैसे 180 डिग्री हुआ? कभी भी एक लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री के होता है, एक लाइन के ऊपर। उसी तरह से तो इसमें क्या आप डेफिनेशन लिख सकते हैं? इसको समझ गए कि फोर्स अप्लाइड ऑन अनइक्वल, बराबर नहीं है बट अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, इसमें बल आरोपित होता है जो असमान बल आरोपित होता है किंतु दिशा समान होती है। आगे बढ़ें। इतना समझ में आया आप लोगों को? ये बहुत सामान्य चीजें हैं, ये तो समझाने के लिए हमने दिया, जिससे आपको पता चल जाए कि दिशा कैसे हम डिनोट करेंगे, बल किसी भी वस्तु पर लगेगा। हो गया इसको? हाँ, बल बराबर और विपरीत दिशा में होता है, सॉरी, बल असमान और विपरीत दिशा में लगता है। आप लिख नहीं रही हैं? आप मतलब लिख लीजिए, और अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं, दिमाग में लोड हो रहा है तो, बट ऐसा होता नहीं है। हाँ, बल असमान और विपरीत दिशा में होता है तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। ये तो एक एक पॉइंट में लिखते चलना है। लिख लिया? अब हम शुरू करेंगे फ्रिक्शन। हाँ, उब गए आप? थक गए? थकना नहीं है, नहीं, वो तो हम सुना देंगे आपको, लेकिन फिलहाल अभी हम फ्रिक्शन शुरू कर लेते हैं। चलें आगे? ताली? अच्छा, फिर तो जब बोलूंगा तो
तालियां बजनी चाहिए जिससे एनर्जी आए, आपका दिमाग थोड़ा सा कन्वर्ट हो। अच्छा मैं बजवा लूंगा ताली, आप सुनिए, पहले ध्यान से सुनिएगा। बोलूं? फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या, ये बहुत बड़े विद्वान का लिखा हुआ है। मैं जो बोलता हूं वो वैसे नहीं है, किताबों से पढ़ा हुआ चीज है, क्योंकि चूंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ना है, उन्हीं का शेर मैं बोलता हूं। हमारी भी रचना है, बीच बीच में कभी कभी बोलेंगे। तो क्या है कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या, क्या करना था सलूक अपनों से और किया क्या। तुम्हारे दर्द के लिए भी एक कैप्सूल देंगे। क्या बोल रहा था? फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या, क्या करना था सलूक अपनों से और किया क्या। हाथ में न शीशा था न सागर था न मीना, हाथ में न शीशा था न सागर था न मीना, गर दिल नहीं टूटा तो छन्न से गिरा क्या। गर दिल नहीं टूटा तो छन्न से गिरा क्या। और सुनो, गैरत थी कि अना थी, अना थी छाले थे, छाले थे, अना थी अना अभिमान, छाले थे अना थी कि गैरत थी कि क्या था, छाले थे अना थी कि गैरत थी कि क्या था, जब सरफेस था मखमल का तो तलों में चुभा क्या। गहरी बात है, गहरी तालियां बजनी चाहिए। तुम्हारे लेवल की बात नहीं है, अभी थोड़ा और। चलिए ये कह रही है वंस मोर। वंस मोर कहने के लिए कितने लोग हैं? 15-16 होंगे, तो 32 लोगों के बराबर तालियां बजनी चाहिए थी, तब हो जाता। चले चल आगे बढ़े। अब घर्षण शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखिए, बीच बीच में अच्छी अच्छी बातें भी बताएंगे आपको। और ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और चूंकि हमें फिजिक्स में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है और इतने में सब कुछ समेट भी लेना है। आज मैं अगर फ्रिक्शन आपको पढ़ा देता हूं तो कल कम से कम 50 से 60 एमसीक्यू 15 मिनट में आपका करा दूंगा। कौन सा एमसीक्यू होगा? ये वही होगा 1990 से 2023 तक भारत के 2800 राज्यों में छोटे बड़े छोटे सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न होंगे, जो सिर्फ इसी टॉपिक से केंद्रित होंगे। मैंने चुना है तो आप उसके फायदा उठा सकते हैं। मार्केट में खोजने जाइएगा, तकलीफ आपको होगा, मिलेगा नहीं ऐसे भी बिंदुवार करके। हमने जब इकट्ठा किया है आपके लिए, तो आप इसको, तो आज इसको खत्म करना पड़ेगा, तब वो मिलेगा। कल नहीं हुआ तो फिर एक दिन डिले हो जाएगा। क्यों ही डिले करेंगे? आइए। हाँ, बाइलिंगुअल रहेगा क्वेश्चन, आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। घर्षण, इसको क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। चलिए, हंसती हुई लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। इसमें क्या था भाई? इसमें क्या खोज लिया आपने, गोताखोर आदमी? मतलब लड़कियां मायूस और एकदम दबी कुचली रहे। नहीं, मैं ये भी कह सकता हूं कि हंसते हुए लड़के भकलोल लगते हैं। अब बजाइए, देखिए लड़कियों के लिए। अच्छा, इसमें देखिए, लड़कियां बजाएंगी ताली, बजाना खूब जोर से। चाहत पे जख्मों का पट्टी कौन बांधेगा? बच्चों, चाहत पे जख्मों का पट्टी कौन बांधेगा? ये बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? अभी चुप हो गए, ये देखो, अभी चुप हो गए, ये नहीं बोलेंगे। चलिए सुनते हैं, घर्षण सुनते हैं। हंसी बजाए। देखो घर्षण क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। घर्षण क्या है? कभी भी घर्षण दो ही सतह के बीच लगेगा, अकेले घर्षण नहीं लगेगा। ठीक है? सतहों के अनियमितता के कारण घर्षण बल निर्मित होता है, लगता है। इंग्लिश में भी बोलूंगा, हिंदी में भी बोलूंगा। मतलब इसको बोलेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स अकर्स ड्यू टू इरेगुलर सरफेसेस। ठीक है, इसको समझिए। सतहों
के अनियमितता के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स occurs due to irregular surfaces। मतलब अगर दो सतह, आज जैसे मेरा हाथ है, देखो मेरे बच्चों, ये हाथ है और ये हाथ है। अब आप कहिएगा सर इरेगुलर का मतलब क्या है, अनियमितता का मतलब क्या है? अगर ये हाथ आपको वैसे सॉफ्ट दिख रहा होगा, दरअसल ये है नहीं। माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो इसमें मिलेगा, अरे खुद बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं इसमें। तभी तो जब हाथ को रब करते हैं तो इसमें क्या होता है, हीट, प्रश्न है ये, हीट पैदा होता है। एक बार 2019 में, अभी कितना साल हो गए 2019 के, 4 साल पहले प्रश्न क्या पूछा था सुनो, बोला था कि घर्षण बल से उत्पन्न ऊष्मा किस ऊर्जा में तब्दील हो जाती है? तापीय ऊर्जा में। किसमें? एक एक लाइन में प्रश्न है। तो घर्षण, दो सरफेस की अनियमितता, आपको ये स्मूथ दिख रहा है बट इसमें वो माइक्रोस्कोप के लेवल से देखेंगे तो बड़े बड़े गड्ढे हैं, और वही गड्ढा दूसरे ऑब्जेक्ट के गड्ढे को इंटरलॉक कर देता है। क्या करता है? लॉक कर देता है, और तब जनरेट होता है फ्रिक्शन। क्या जनरेट होता है? घर्षण। विदाउट फ्रिक्शन यू कैनॉट इमेजिन एनीथिंग। आप हवा में चल रहे हो, सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है, तो ये घर्षण के बदौलत ही है। यहां छू कर देखिए, जब मैं बोल रहा हूं या जब आप बोल रहे हैं तो यहां घर्षण हो रही है। वोकल कोड से घर्षण नहीं होगी, आवाज नहीं होगा। मेरी आवाज वायु से टकराएगी नहीं, कान की आकृति भोपा में जब टकराएगा नहीं तो अंदर नहीं जाएगा। सब कुछ घर्षण से होता है। चल पा रहे हैं आप घर्षण के कारण, तो घर्षण के बिना किसी चीज को इमेजिन करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप से हो जाता है। तो आप समझ गए घर्षण कैसे निर्मित होता है? दो सतहों के अनियमितता के कारण। अच्छा, इतना ही नहीं, ये जो घर्षण है, ये इसकी निर्भरता पे प्रश्न पूछा गया है कि घर्षण क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। क्षेत्रफल पे, अरे पिशाच आदमी, क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है। यही तो सीखना है। वस्तु छोटा है या बड़ा, घर्षण तो लगेगा। घर्षण ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, यह निर्भर करेगा कि वस्तु कैसा है, यानी कि वस्तु के, ऑब्जेक्ट के प्रकृति पे निर्भर करेगा, नेचर पे निर्भर करेगा। इट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस। सरफेस पर, उसके क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं। अच्छा, ये पेन बहुत छोटा है, राइट, और अभी देखो इस पे मैं अगर फ्रिक्शन कराऊंगा तो क्या मतलब है कि एरिया कैसा है? ये जरूर मतलब है कि ये कैसा नेचर का है, रुखरा है, प्लेन है, ज्यादा चिकना है, ज्यादा रुखरा है, इससे मतलब है ना। तो इस बात को आप डील कर सकते हो कि अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे डिपेंड करता है? करता है? नहीं करता है। किस पे करता है? अरे एक बार प्रेम से बोलो, किस पे करता है? नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के प्रकृति पे, वस्तु के प्रकृति पे। नहीं समझ में आया? आया ना? तो इस बात को लिख लीजिए। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स nature of an object, not dependent on the area of
सरफेसेस, हिंदी में बोल देते हैं। लिखिए, घर्षण सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। घर्षण सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ये वस्तु के प्रकृति पर निर्भर करता है, बल्कि ये वस्तु के प्रकृति पे निर्भर करता है। वस्तु के प्रकृति पे निर्भर करता है। वस्तु के प्रकृति पे निर्भर करता है। हो गया? ये वीक फोर्स है, क्षीण बल बोलते हैं इसको। पानी, हवा और घर्षण ये वीक बल के कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, हवा में फ्रिक्शन है कि नहीं? बट वो वीक है, बहुत कमजोर है। पानी में फ्रिक्शन है कि नहीं? लेकिन वो भी वीक है। मारेंगे थप्पड़ तो पानी अलग हट जाएगा, है ना? तो समझ में आया? ये कौन सा बल है? क्षीण बल है, वीक फोर्स है। घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा, जो घर्षण से ताप, जो घर्षण से ऊर्जा निकलती है, घर्षण द्वारा, ऐसे प्रश्न का भाषा था, घर्षण द्वारा किया गया कार्य। आप लोग, टाइम हो चुका है तो जाने के मूड में तो नहीं है? जाने के मूड में है? चलिए फिर तो इस बात को कल से शुरू करें, हैं? अच्छा, इसको कंप्लीट कर दें। चलिए, घर्षण क्या बता रहे थे? हाँ, घर्षण से नहीं, घर्षण द्वारा किया गया कार्य तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। घर्षण को क्षीण बल भी कहते हैं। क्षीण बल मतलब वीक फोर्स। क्या बोलेंगे? वीक फोर्स। घर्षण को वीक फोर्स कहते हैं। अच्छा, घर्षण को कम किया जा सकता है? किया जा सकता है स्नेहक लगाकर। स्नेहक को इंग्लिश में बोलते हैं लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट से, एक मिनट, घर्षण को कम किया जा सकता है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? यह क्षीण है, क्षीण, वीक फोर्स, कमजोर फोर्स। अरे हल्का नहीं है तो चल कैसे पाते हो? ये बेंच को खींच नहीं सकते, इसे क्षीण फोर्स बोलते हैं, वीक बल कहते हैं। स्नेहक लुब्रिकेंट से घर्षण को कम किया जाता है। लुब्रिकेंट भी 3 तरह के हो सकते हैं जिससे घर्षण कम किया जा सकता है। लुब्रिकेंट का मतलब तेल, ग्रीस और मोबिल, ये जो होते हैं, ग्रेफाइट, ये जो होते हैं क्या होते हैं? स्नेहक होते हैं। तो यहां से कल लिखेंगे स्नेहक के प्रकार, कल शुरू करेंगे, राइट? हाँ हाँ, समझ गए हैं आप, समझ गए। स्नेहक के प्रकार, टाइप ऑफ स्नेहक, मतलब कल से हम कल पूरा फ्रिक्शन किसी हालत में कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रश्न उत्तर का जो संग्रह है वो हो जाए। ठीक है, चलें अब। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में अनुशासन रखने के लिए। चलिए, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। धन्यवाद।